हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। सीधी बात, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। किशोरावस्था के दौरान मानव, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों के लैंगिक परिपक्वता से है। दूध के दांत का टूटना, कदम का बढ़ना, वजन का बढ़ना, या आवाज भारी होना। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? आवाज भारी होना। ये लड़कों के लैंगिक परिपक्वता का लैंगिक परिपक्वता को बताता है। अब देखो, लड़कों के लड़कियों के यौवनारंभ में क्या होता है? अंडाशय और गर्भाशय का अगर विकास हो गया तो समझ लो लड़कियों का यौवनारंभ शुरू हो गया। दूसरा, इसमें आओगे तो वृषण एवं लिंग का विकास हो गया तो लड़का का यौवनारंभ शुरू हो गया। इसमें आओगे, अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो गया तो लड़कियों का यौवनारंभ, और शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो गया तो लड़कों का यौवनारंभ। उसके बाद इधर आओगे, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाना तो लड़कियों का, और दाढ़ी मूछ का, शरीर पर बाल आ जाना तो लड़कों का। स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो गया तो लड़कियों का, और आवाज भारी हो गया तो लड़कों का। कुल्हे का चौड़ा होना लड़कियों के यौवनारंभ का, और कंधे का चौड़ा होना लड़कों के यौवनारंभ का। ध्यान से देख लो, लड़कियों में अंडाशय गर्भाशय का विकास, अंडाणु का निर्माण, मासिक धर्म का शुरुआत, स्तन ग्रंथि में वृद्धि, कुल्हों का चौड़ा होना। इसमें आओगे, वृषण एवं लिंग का विकास, शुक्राणुओं का निर्माण, दाढ़ी मूछ या शरीर पर बाल, आवाज का भारी होना, कंधे का चौड़ा होना। ये लड़कों का यौवनारंभ है, ये लड़कों का यौवनारंभ है, और ये लड़कियों का यौवनारंभ है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का। कौन सा जैव निम्नीकरणीय, अब देखो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय क्या है, ध्यान से पहले देख लो। जैव निम्नीकरणीय जो फिर से बन जाते हैं या दोबारा नहीं बनते। जैव अनिम्नीकरणीय जो इधर की अगर हम बात करें सीधा सीधा असीम और दीर्घकालिक होता है। जैव निम्नीकरणीय जो होता है, इसको इसमें चलो, इसमें इसमें नहीं जाते हैं, सीधा जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय जो सड़ता है, जो सड़ता है। जैव अनिम्नीकरणीय जो सड़ता नहीं है, जो सड़ता नहीं है। एक एग्जांपल हो गया प्लास्टिक, सीसा। ये जैव अनिम्नीकरणीय मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये विघटित विघटित नहीं होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा, विघटित नहीं होते सूक्ष्म जीव द्वारा। और इसमें आओगे, ये सड़ता है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव में भी कौन? जीवाणु और कवक द्वारा विघटित होता है, द्वारा विघटित होता है। इसका एग्जांपल ले लो, रसोई का कचरा, रसोई का कचरा। ध्यान से देखो, जैव निम्नीकरणीय मतलब जो सड़ता है, बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका अगर इंग्लिश में हम बात करें, ये होता है बायोडिग्रेडेबल, और ये होता है दोस्त मेरे नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ध्यान से देखो, कहते हैं जैव निम्नीकरणीय जो सड़ता है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक का निर्माण द्वारा अपघटित होता है। रसोई का कचरा, रसोई का कचरा जो है, रसोई कचरा जो है, रसोई का कचरा जो है, रसोई कचरा जिसको आप कहते हैं, वो जैव अनिम्नीकरणीय जो सड़ता नहीं है, प्लास्टिक, शीशा, विघटित नहीं होता सूक्ष्म जीव द्वारा। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, आपका बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सीधे चलते हैं दोस्त मेरे क्वेश्चन की दुनिया में, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा जैव निम्नीकरणीय मतलब सड़ने वाला, सड़ने वाले का सही डिफिनेशन है।
बताओ, मृत जीवी जीवों में वृद्धि के लिए उपयुक्त पर्याप्त पोषक सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानिकारक उत्पादों में विघटित होने में सक्षम होते हैं। बी फॉर बॉल, ये विघटित होने में सक्षम होते हैं। अगला बता दो दोस्त मेरे, अगला 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 गलत कथन का चयन कीजिए। कहता अनेक रोग यौन संचरित हो सकते हैं, ढेरी है, यौन संचरित रोग ढेरी है। मस्सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, गलत है। मस्सा की अगर हम बात करें, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये गलत है। बताओ आंसर बता दो जल्दी से। सुजाक का मतलब गोनोरिया होता है। सुजाक का मतलब दोस्त मेरे गनोरिया होता है। सुजाक का मतलब होता है दोस्त मेरे गनोरिया। जल्दी बताओ। मस्सा एक प्रोटोजोआ नहीं, मस्सा जो है ये वायरस से होता है। मस्सा जो है दोस्त मेरे ये वायरल डिजीज है। एड्स एचआईवी विषाणु जनित है। सुजाक जीवाणु, सुजाक बोले तो गनोरिया, गनोरिया जो बोलते हैं आप इसको, गनोरिया जो है ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। आंसर बताओ। ये सब रोग दोस्त मेरे आप याद जरूर रखिए, एकदम जो इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, मैक्सिको वायरस इन्फ्लुएंजा से होता है। इधर मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइबैक्स से होता है। एड्स विषाणु ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। हैजा जीवाणु से विब्रियो कॉलेरी से होता है। कालाजार प्रोटोजोआ लिस्मेनिया। टिटनस जीवाणु क्लस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। देख लो, मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। इन्फ्लुएंजा मैक्सोवायरस से और एड्स एचआईवी से, हैजा जीवाणु विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से, कालाजार प्रोटोजोआ लिस्मेनिया पूछा था दोस्त मेरे पिछले बार, और टिटनस जीवाणु जनित रोग है। कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। डिग्री ओवरलैप कर गया, कोई बात नहीं, करना नहीं चाहिए था। पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो ऑक्सीन की अगर हम बात करें, इसे ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीन को दोस्त मेरे ये पौधों के शीर्ष भाग में, ये जो पौधों का शीर्ष भाग होता है, ये पौधों के शीर्ष भाग में आपका ऑक्सीन पाया जाता है और ये वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। ये वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, यह पौधों की वृद्धि के लिए, इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होता है और यह पौधे और फूलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है। और गिरने के लिए एब्सेसिस अम्ल, पतझड़ के लिए एब्सेसिस अम्ल, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, एब्सेसिस अम्ल और ऑक्सीन ये दोस्त मेरे वृद्धि हार्मोन है। और साइटोकाइनिन की अगर बात करें, साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार है। जिब्रेलिन 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 जो है और ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन जो है ये वृद्धि हार्मोन है, ये वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। लंबाई में वृद्धि के लिए दोस्त मेरे अगर कहे ना कौन सा उत्तक, लंबाई में वृद्धि के लिए इपिथीलियम टिश्यू का उपयोग, ये एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभाज्य उत्तक का उपयोग करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम का उपयोग करते हैं, एपिकल शीर्ष विभाज्य उत्तक का उपयोग किया जाता है। गिरने के लिए एब्सेसिस अम्ल, पतझड़ के लिए एब्सेसिस अम्ल, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए। साइटोकाइनिन किसके लिए दोस्त मेरे? कोशिका विभाजन के लिए। साइटोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन का अगर आप कहिएगा, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो होता है दोस्त मेरे कोशिका विभाजन। अगला आप बताओ, एक आंसर बता दो जल्दी से, एक आंसर बता दो। पौधों में ऑक्सीन का कार्य क्या है? कोशिका के लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, क्या करता है जल्दी बताओ। लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। जिब्रेलिन का भी यही काम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमीबा में विभाजन के दौरान कोशिकाओं में विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, एकदम होता है। अमीबा अनियमित आकृति का होता है। अमीबा की अगर हम बात करें,
अनियमित आकृति का होता है। प्लाज्मोडियम में द्विविखंडन नहीं होता है, प्लाज्मोडियम में आप पढ़े होंगे बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है। अमीबा में दोस्त मेरे द्विविखंडन होता है। लिस्मानिया में द्विविखंडन निर्धारित तल में होता है। ईस्ट कोशिका छोटे मुकुल उभर कर आते हैं। ईस्ट में, हाइड्रा में भी। जल्दी बताओ, प्लाज्मोडियम में द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है। अमीबा में दोस्त मेरे द्विविखंडन होता है। अगला देख लो, परितंत्र में पोषी स्तर अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध कितना % ऊर्जा? 10% रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है। और यही नियम लिंडमान का नियम है। लिंडमान ने कहा था कि प्रत्येक पोषी स्तर में जो जो आप ऊपर जाइएगा मात्र 10% ऊर्जा हम लोग लेते हैं, जितना उसमें 10% यूज करते हैं। और ये ऊर्जा जो उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, ये एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह करता है। एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह करता है और 10% यूज करता है। 10% का यूज नियम लिंडमान ने दिया था। और वही प्रकाश संश्लेषण में मात्र 1% ऊर्जा का प्रयोग होता है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है दोस्त मेरे? उत्पादक की होती है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का ही हिस्सा है दोस्त मेरे। इस क्वेश्चन का उससे एक बच्चा कर रहा है वेयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ही है। इसको जो जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। इसमें देखो कितना बात तो हम बता दिए, 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात, 5 को बात सिखा दी। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का मतलब हुआ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम रिकॉल कर देंगे आपको। ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ही है दोस्त मेरे। सब पूछता है, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। बताओ हाँ, कौन सही है? बताओ जल्दी से। इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है और ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। फिर आ जाओ, वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नरों का लैंगिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। उसके बाद आ जाओ वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की अगर हम बात करें, शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करता है। शनिवार रविवार दोस्त मेरे वो क्लास दिन में नहीं होता है। शनिवार रविवार क्लास ऑफ रहता है। बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर? देख लो जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। एक का है डी, एक का डी, तो ये दोनों में है भाई। 2 कब है ए, तो 2 का ए इसमें है। ए नंबर आंसर हो रहा है क्या? ए नंबर आंसर हो रहा है क्या? चलो, रासायनिक सूत्र में एटॉमिसिटी क्या बताता है, जिसको आप पदांक भी कहते हैं? एटॉमिसिटी क्या दर्शाता है? जल्दी बताओ। परमाणुओं, इसको हम लोग पदांक या परमाणुकता भी कहते हैं। और परमाणुकता जो है परमाणुओं की संख्या को बताता है। वही संयोजकता संयोग करने की क्षमता को बताता है, वैलेंसी। लेकिन परमाणुकता परमाणुओं की संख्या को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये Ca3 या एकदम सिंपल में अगर हम जाएं तो H2SO4 है, तो परमाणुओं की संख्या अगर हम लिखें H2SO4 में 4 1 5 2 7, ये परमाणुओं की संख्या है। बता दो आंसर। एक अणु के प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं। बताओ, मैग्नीशियम और मैंगनी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने में निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? बताओ। मैग्नीशियम और मैंगनी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, बताओ कौन सी गैस निकालेगा? अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है ना दोस्त मेरे, तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। और अम्ल जो है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। अम्ल अगर क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये लवण प्लस जल देता है। लवण प्लस जल देता है। बताओ, एक क्यों गैस है हाइड्रोजन। और ये हमेशा ध्यान रखना, सोडा जब भी देगा, कोई भी सोडा, चाहे बेकिंग सोडा हो,
वॉशिंग सोडा हो, जब भी देगा CO2 देगा। एक चीज और ध्यान रखना, कार्बोनेट कंपाउंड जो है, कार्बोनेट कंपाउंड भी अधिकतर केसेस में, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, वो भी CO2 देता है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी CO2 देगा। लेकिन अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस जल देगा। बताओ आंसर। अगला, बहुत बच्चे सरस्वती पूजा भी आज कर रहे होंगे, भसान वसान है। बताओ, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन तक, कौन अम्ल मैंगनीज और मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। लेकिन HNO3 और HCl ये मिला के अगर ये 1:3 में मिला देते हैं तो ये एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। इसको म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं, इसको म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। ये उदर में यानी स्टमक में यानी पेट में यही निकलता है। अम्लों का राजा यही है, अम्लों का राजा यही है। सीसा संचायक सेल में इसी का उपयोग करते हैं। सीसा संचायक सेल में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। सीसा संचायक सेल में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। लेड एसिड सेल में, लेड एसिड सेल में हम लोग इसी का उपयोग। एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। अगला बता, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? बताओ तो। यहां से गौर से देखो, अगर तुमको नहीं पता है तो ध्यान से देखना दोस्त मेरे। ये ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक, इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। अवकरण अपचयन उपचयक, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। ये दोनों क्रिया अगर हो गई ना तो इसको हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। अगर ये दोनों क्रिया हो गई तो रिडॉक्स कहलाएगा। ऑक्सीजन जुटा भी है, हटा भी, या हाइड्रोजन जुटा भी है, हटा भी, ये दोनों क्रिया हो जाती है तो रिडॉक्स कहलाता है। ट्रेड का बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक है। आंसर इसका बताओ। तुम यहां गौर से देखो, यहां से ऑक्सीजन हट भी गया और यहां ऑक्सीजन जुट भी गया, तो बताओ ये कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीजन हटना जुटना दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक में ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीडेशन। अवकरण अपचयन उपचयक, रिडक्शन, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। नीचे दी गई विक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखो, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा, अवकरण हो रहा है। ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन यहां से देखो यहां आने में हट रहा है, यानी अवकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक, अवकरण अपचयन उपचायक। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। अब यहां तुम देखो ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण सिर्फ पढ़ना होगा दोस्त मेरे, वही थोड़ा बचा सकता है। जो दिन भर आप देखते हैं ना कि आज रेलवे ने ये कर दिया, आज रेलवे का पैरामेडिकल कैटेगरी आ गया, तो आज रेलवे का फलना कैटेगरी में ये बात हो गया, वो सब देखने से कुछ नहीं होना है, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। हम चला बस जरूरत भर जितना वीडियो हमको लगता है जरूरत है उतने बनाते हैं। आज रेलवे ने ये कर दिया, आज रेलवे ने वो कर दिया, हर दिन देखते रहो। पैरामेडिकल कैटेगरी का नोटिफिकेशन आ गया, ये देखो रेलवे ने क्या कर दिया। अरे भाई ये पढ़ ले, पढ़ के तेरा काम होगा, बाकी सब बकवास बातें। जल्दी बता। अभी साइंस का बुक भी आउट ऑफ स्टॉक है, इलेक्ट्रिशियन भी आउट ऑफ स्टॉक है। आंसर बता। इसका मतलब जिंक का अपचयन, जिंक का अपचयन हो रहा है क्या? जिंक ऑक्साइड का हो रहा है, यहां जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक का अपचयन नहीं, यहां लिखो जिंक ऑक्साइड का, तब ये सही होगा, क्योंकि यहां जिंक ऑक्साइड है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी सही है। जिंक का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है,
तो जिंक का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, कार्बन का अपचयन भी नहीं हो रहा है। जब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उपचयन हो रहा होगा, तो ये भी गलत है। यहां खाली कर लो जिंक ऑक्साइड, आंसर हो जाएगा 1 और 2 इज द राइट आंसर। जब भी देखेंगे रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट का नहीं, यानी या तो जिंक ऑक्साइड पे डिसीजन लेंगे या तो कार्बन पे डिसीजन लेंगे, या तो जिंक ऑक्साइड पे डिसीजन लेंगे या कार्बन पे डिसीजन लेंगे। अगला देख लो, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक, अवकरण अपचयन उपचयक, कि इसको ऑक्सीजन इसमें जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इसमें ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। चलते हैं दोस्त मेरे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, तो कहते हैं ऑक्सीकरण एजेंट। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट, हिंदी में ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण कारक कहते हैं, जो एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण अभिकारक है। क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है। तो दोस्त मेरे आंसर इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ऑक्सीकरण एजेंट है। अग्निशामक यंत्र में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दे देता है हमको CO2 जिससे आग बुझाते हैं। निर्जलीकरण के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। और अपचायक अभिकर्मक तो होगा नहीं। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज अब ऑक्सीकरण अभिकर्मक। और विरंजक चूर्ण जो बनता है वो किससे बनता है? CaOH Hall 2 अब प्लस Cl2 की अभिक्रिया जब होती है, प्लस Cl2 की अभिक्रिया होती है, तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जब CaOH Hall 2 यानी बुझा चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। निर्जलीकरण में CaCl2 प्लस सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। और अग्निशामक में कहेगा सोडा अग्निशामक कौन है? सोडा अग्निशामक कौन है? NaHCO3 सोडा भी है और अग्निशामक में यूज भी होता है। देखो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसे कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। स्विमिंग पूल को स्वच्छ बनाने में, पेयजल के कीटाणुनाशन में, कागज को के ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, उसके बाद क्लोरोफॉर्म तथा सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देख लो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कार्बनिक पदार्थ एवं धातुओं से दूर ठंडे शुष्क स्थानों पर, स्विमिंग पूल, पेयजल के कीटाणुनाशक, कागज, ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरोफॉर्म, न सिकुड़ने वाले ऊन, इस सब में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है, क्लोरोफॉर्म दोस्त मेरे बेहोशी की दवा है। इथर बेहोशी की दवा है, और लेकिन ईस्टर के कारण फलों की गंध होती है, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म और ईस्टर, क्लोरोफॉर्म और इथर, इथर ये बेहोशी की दवा है, बेहोशी की दवा है। और वहीं अगर ईस्टर की बात कर दोगे, ईस्टर के कारण फलों में गंध होता है, ईस्टर के कारण फलों में गंध होता है, ईस्टर के कारण फलों में गंध होता है, ईस्टर के कारण फलों में गंध होता है। और इथर बेहोशी की दवा है। पहले इथर क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया जाता था, इथर और क्लोरोफॉर्म सुंघा के दोस्त मेरे बेहोश किया जाता था। अगला में चलते हैं। अगला द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा सही है? देखो, हाइड्रोकार्बन की अगर बात करोगे, हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें दोस्त मेरे, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एगो संतृप्त
और एगो असंतृप्त असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है। एल्केन बोले तो सिंगल बॉन्ड, और एल्केन बोले तो CnH2n+2, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आता है। एल्कीन बोले तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन बोले तो डबल, और एल्काइन बोले, यहां से दोस्त मैंने 50 को सवाल पिछले बार पूछा था। एल्काइन, एल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अब हमको ये बताओ, अस्थायित्व का जो क्रम होगा, अस्थाई कौन होगा? अगर हम अस्थाई होने की बात करें, अस्थाई होने की बात करें, अस्थाई होने की बात करें तो संतृप्त, संतृप्त वाला अस्थाई होगा कि असंतृप्त वाला अस्थाई होगा? संतृप्त की असंतृप्त, जल्दी बताओ। अस्थाई होने के लिए सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, सिंगल बॉन्ड होने के बाद वो कभी अभिक्रिया नहीं करेगा। डबल और ट्रिपल होगा तो वो सिंगल होकर अस्थाई होता है। तो बताओ अस्थाई कौन, जल्दी बताओ अस्थाई कौन? अस्थाई जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा तब अस्थाई होगा, डबल और ट्रिपल है ना तो वो सिंगल होकर अस्थाई होता है। अगला बताओ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन असंतृप्त है, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त है। बी नंबर, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त है। आंसर बता दो जल्दी से, हमको लगता है बी फॉर बॉल हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड जब तक नहीं होगा तब तक वो रिएक्ट करते रहता है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं। गति या विराम का विरोध, प्रथम नियम। चोट कम या ज्यादा लगना, दूसरा नियम। चोट लग गया, तीसरा नियम। अब देखो, चोट अगर कम ज्यादा लगना की बात करेगा, दूसरा नियम। चोट खाली लग गया, तीसरा नियम। जैसे कोई चोट फोट नहीं लगा, गति या विराम का विरोध, पहला नियम। तो कहते हैं अगर 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 गति या विराम का विरोध की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो जैसे पानी के ऊपर सिक्का है, पानी के ऊपर ग्लास के ऊपर पेपर है, पेपर के ऊपर सिक्का है, पेपर खींच लिए, सिक्का गिर गया, चोट फाट का बात नहीं, चोट चाट का बात नहीं किया, पहला नियम। गति या विराम का विरोध, पहला नियम। कहेगा टेनिस की बॉल से चोट कम लगता है, क्रिकेट की बॉल से चोट अधिक लगता है, चोट कम ज्यादा का बात किया, दूसरा नियम। कहेगा बंदूक की गोली निकलने पर बंदूक पीछे हटा, चोट लग गया, तीसरा नियम। कहेगा ऊंची कूद में जमीन को खोद कर हल्का बनाते ताकि चोट कम लगे, चोट कम लगे, दूसरा नियम। चोट कम ज्यादा लगे, दूसरा। चोट लग जाएगा, तीसरा। और कोई चोट का बात नहीं, कहेगा टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते गिर गए, कोई चोट का बात नहीं किया, गति या विराम का विरोध, प्रथम नियम। चोट चाट का बात करेगा भैया मेरे, द्वितीय या तृतीय नियम, याद रखिएगा। प्रथम नियम जो है ये परिभाषा देता है बल का, दूसरा नियम जो है ये सूत्र देता है या व्यंजक देता है, और तीसरा नियम बल की प्रकृति के बारे में बताता है। तीसरा नियम बल की प्रकृति के बारे में बताता है। अगला 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 बताओ, ब्यूटेनॉल में मौजूद प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। ये हमेशा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है ये रासायनिक गुणों को बताता है, रासायनिक गुण को बताता है। जैसे आज भी पढ़ाए थे हम, C2H5OH है, ये OH जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप है जिससे अल्कोहल होने का पता चलता है, जिससे अल्कोहल होने का पता चलता है। अब बता दो जल्दी से, ब्यूटेनॉल में मौजूद प्रकार या फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति को पहचानिए। ब्यूटेनॉल, नल है ना, अल है, ब्यूटेनॉल नल है, नल है मतलब अल्कोहल है। बताओ अल्कोहल है कि अल्डिहाइड है? देखो ध्यान से, ब्यूटेनॉल होता तो अल्कोहल मतलब ऑल, अल्डिहाइड मतलब अल, यही दूंगों में झोल होता है। कीटोन बोले तो ओन, एल्कीन बोले तो ENE, एसिड बोले तो ओइक एसिड। अब यहां ब्यूटेनॉल है, नल है मतलब अल्डिहाइड है, ब्यूटेनॉल होता तो अल्कोहल हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। अल्डिहाइड बोले तो CHO, अल्कोहल बोले तो OH, अल्कोहल बोले तो OH। अब देखो, स्नेहक तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और अर्धठोस। स्नेहक क्या करता है? घर्षण को कम करता है।
स्नेहक घर्षण कम करता है, और घर्षण की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक, उससे कम होता है गतिज, उससे कम होता है लोटेनिक। अब ठोस स्नेहक में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में आप जान लीजिए, यह सुचालक है, तटफलकीय दर्शाता है, सुचालक है, तटफलकीय दर्शाता है, और मुलायम होता है। ग्रीस की अगर हम बात करें, ग्रीस, वैसलीन, ये सब अर्ध ठोस स्नेहक है। इसका उपयोग सीट मेटल ऑपरेशन में करते हैं। सीट मेटल ऑपरेशन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। स्नेहक का काम है घर्षण को कम करना। यह ठोस, द्रव और अर्ध ठोस होता है। ठोस, द्रव और अर्ध ठोस होता है। अर्ध ठोस में आ गया ग्रीस और वैसलीन। ग्रीस और वैसलीन। अगला 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 बताओ, निम्नलिखित में से वोल्टेज का निरूपण, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इसलिए अधिकतर पूछता है। V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q के जगह पर हो जाएगा IT। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? W/I/T आंसर। कार्य बटा धारा गुना समय इज द राइट आंसर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं जूल/एम्पियर सेकेंड। इसी को हम लोग लिखते हैं वोल्ट। अगला बता, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देख लो। ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण दोस्त मेरे खूब पूछता है, सबसे ज्यादा इसी का उदाहरण पूछता है। तना हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, आकार में बदलाव, दबा हुआ गद्दा, छत से लटका हुआ पंखा। शरीर में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता है। शरीर में चूंकि इलास्टिक है, ऐसे सिटकाएंगे फिर फैल जाएगा, फैलाएंगे फिर सुटक जाएगा। और एक और जो पूछेगा, बांध में भंडारित पानी, बांध में भंडारित पानी, स्प्रिंग। एक क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, ऊपर की ओर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के विरोध में निगेटिव, नीचे की ओर आएगा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नीचे की ओर आएगा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कार्य जो है वो होता है mgh, यानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कार्य जो है ऊंचाई में अंतर पर निर्भर करता है। ऊंचाई में अंतर यानी h पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई में अंतर पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य निगेटिव, सपोर्ट में कार्य पॉजिटिव। अगला अगला अगला, L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध इतना है। बहुत बढ़िया बात, R बराबर रो L/A, और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5 ओम। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई L और 2A क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? अगर इसको 2A कर देंगे, L को वही कह रहा है, कहता समान लंबाई LA, लेकिन क्षेत्रफल 2A कर दें, इसको अगर 2A कर दें तो ये आधा होगा तो भी आधा हो जाएगा, यानी 0.5 है तो 0.25 हो जाएगा आंसर। एकदम आसान है। देखो, L लंबाई A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। 0.5 ओम है जब L और A है। कहता निर्मित समान लंबाई L लंबाई है 2A अनुप्रस्थ काट, यानी इसको दुगुना करेंगे, इसको दुगुना करेंगे, ये आधा होगा, यानी 0.5 है 0.25 हो जाएगा आंसर। अगला, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी बड़ी जी की बात हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी की बात हो रही है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। इसका मान 6.67 10⁻11 होता है। इसकी खोज कैवेंडिश ने किया था। इसका खोज जो है वो न्यूटन ने किया था। और पृथ्वी के सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह अदिश राशि है क्योंकि एक नियत राशि है, इसका कोई दिशा नहीं है। चूंकि यह त्वरण है इसलिए यह सदिश राशि है। देखो, इसका मान कहीं नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है। एक चीज और ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक द्रव्यमान युक्त पिंड के बीच लगता है। जी का मान यह है, यह अदिश राशि है।
गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और यह सदिश राशि है। इसके बारे में आप जानते होंगे, ये छोटी जी के बारे में, छोटी जी के बारे में आप जानते होंगे, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर भी जी का मान घटता है, गहराई में जाएगा तब भी जी का मान घटेगा, केंद्र पर जाएगा तब भी जी का मान 0 हो जाएगा। केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। यदि किसी चालक में 10 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रवाहित होने वाले आवेश Q बराबर खट से लगा दो IT। I का मान 1, T का मान 10, यानी 10 इज द राइट आंसर, 10 कूलम इज द राइट आंसर। खट से लगा दो, पट से आंसर। एक फॉर्मूला लेकिन याद रखना है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है NE, अभी दरोगा में पूछा था, LHS बराबर होता है RHS बराबर होगा IT बराबर NE, N बराबर निकालोगे तो IT बटे E, और अगर ये 1 एम्पियर हो आई, टाइम 1 सेकेंड हो और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का आवेश हो, तो त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25, 6.25 अधिकतर पूछता है दोस्त मेरे ये वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा। यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होगा 6.25 इंटू 18 हो जाएगा। 6.25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगला बता, अब श्रव्य पराश्रव्य बहुत बढ़िया तुम जानता होगा दोस्त मेरे, 20 हर्ट्ज से कम होगा अब श्रव्य, कुत्ता बिल्ली सांप, 20 से 20,000 श्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य, चमगादड़ डॉल्फिन और परपोइसेस। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है 20 किलो हर्ज होता है ये। 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज भी लिखते हैं, एनसीईआरटी में 20 किलो हर्ज का भी यूज किया है, इसलिए ही पूछता है। और ये श्रव्य ध्वनि है किसके लिए? मनुष्य के लिए। और ये अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड अगर बजेगा ना तो हम सुन नहीं पाएंगे, इसलिए पुलिस, एनसीईआरटी में जिक्र है दोस्त मेरे कि पुलिस जो है कुत्तों को बुलाने के लिए ये पराश्रव्य ध्वनि वाला सीटी बजाता है, जो मनुष्य नहीं सुनता लेकिन कुत्ता सुन के चला आता है। कुत्ता जो है वो सुन के चला आता है। बता, क्वथनांक से कम किस तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण हमेशा ध्यान रखना सतह पर निर्भर, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उसके बाद ताप पर निर्भर करता है, दिए गए ताप पर, वायुमंडल पर भी निर्भर करता है, वायुमंडल के ताप पर भी निर्भर करता है। इसको आप ताप नहीं कह के दिए गए ताप कह सकते हैं, दिए गए ताप पर भी निर्भर करता है। ऊर्ध्वपातन तो सबको पता है, ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन है। एग्जाम्पल क्या है दोस्त मेरे? कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस में बदलना। असंगलन मतलब गलना, ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना। देखो, ठोस से सीधे गैस ऊर्ध्वपातन, गैस से सीधे ठोस डिपोजिशन। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब इसे जैसे गर्म करेंगे ठोस, इसको गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है द्रव को गर्म करेंगे गैस, यानी ये सब ऊष्मा शोषी है। ठोस को गर्म करेंगे दोस्त मेरे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे गैस, ये ऊष्मा शोषी है। उल्टा करोगे ऊष्मा, ये ऊष्मा शोषी है, और उल्टा करोगे ना तो गैस को ठंडा करोगे द्रव, द्रव को ठंडा करोगे ठोस, तो ठंडा करोगे तो ऊष्मा निकालना पड़ेगा, यानी ऊष्मा छिपी है। उल्टा करोगे तो ऊष्मा छिपी। ठोस को गर्माओगे यानी ऊष्मा दोगे तो द्रव, द्रव को गर्माओगे तो गैस, ये सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी का उल्टा कर दोगे, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, तो उष्मा निकालना पड़ेगा, उष्मा छिपी अभिक्रिया। आजा, देखो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे कि गा ए पौद्री अशुरेदी, देखो गामा एक्स पराबैंगनी दृश्यवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ, इधर से इधर जाने पर ये तीर देखो इधर है, इधर से इधर जाओगे ना गामा एक्स पराबैंगनी दृश्यवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ में, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी सब घटता है।
आवृत्ति देखो, तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता, बाद बाकी आवृत्ति, ऊर्जा इत्यादि सब घटता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का होगा, तब ना इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा, इधर वाले का सबसे कम होगा। गामा कैंसर के उपचार में, टूटी हड्डी की जांच में, रवाओं की जांच में, जल की शुद्धता के लिए, नकली दस्तावेज की जांच के लिए, अदृश्य लिखाई को पढ़ने के लिए, पराबैंगनी दृश्य देखने के लिए, कुहासे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त किरण, रिमोट से अवरक्त किरण, माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंग, रेडियो और दूर संचार में यूज करते हैं। अगर आप पढ़े होंगे गा ए पौधरी और सूर्यदी, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, इसकी खोज मैक्सवेल ने किया। इसका वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। यह सब अनुप्रस्थ है। ये जितना आप देख रहे हो, ये सब जो है दोस्त मेरे अनुप्रस्थ है, सब अनुप्रस्थ है। इसका वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एंड 19 निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? विसरण की दर बहुत अधिक एकदम होती है, सबसे ज्यादा विसरण गैसे में होता है। विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण। इसका आकार निश्चित होता है, महागलत ना, आकार निश्चित होता है ठोस का। आकार निश्चित होता है दोस्त मेरे ठोस का। आकार, आयतन, ठोस का आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। और गैस का आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। देखो, ठोस का दोनों निश्चित, गैस का दोनों अनिश्चित, और द्रव का आकार अनिश्चित। लोटा में डालोगे लोटा जैसा, मग में डालोगे मग जैसा, लेकिन आयतन 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित, गैस का दोनों अनिश्चित, और द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। एंड द नेक्स्ट वन इज अगला, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। एकदम याद रखना दोस्त मेरे, ध्वनि को प्रभावित एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछता है, ध्वनि के पर दाब का, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और 1 डिग्री सी जब ताप बढ़ाते हैं ना, तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ता है। याद रखिएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने से भी ध्वनि का वेग बढ़ता है, अप्रत्यास्थता बढ़ने से भी ध्वनि का वेग बढ़ता है, घनत्व और द्रव्यमान बढ़ने से भी बढ़ता है। खाली गैसों का अनुभार बढ़ने से घटता है, घटने से बढ़ता है। यहां पर द्रव्यमान को हटा दो, घनत्व अधिक रहेगा ठोस में, ज्यादा द्रव में, उससे कम गैस में सबसे कम। ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 डिग्री सी ध्वनि का वेग बढ़ाओगे 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ता है। याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने वाले एक वस्तु का भार है 60 न्यूटन। चंद्रमा पर मापने पर इसका भार क्या होगा? छठा भाग हो जाएगा। चंद्रमा पर छठा भाग, तो 60/6 बराबर 10 न्यूटन। द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार तो छठा भाग हो जाता है। अगर पृथ्वी पर W बराबर mg है, भार, द्रव्यमान m है, तो चंद्रमा पर जब जाओगे ना, तो W बराबर हो जाएगा mg/6, और द्रव्यमान तो m का m रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली भार mg है तो mg/6, यानी यहां g है तो यहां g/6 हो जाता है। यानी यहां अगर 10 kg है दोस्त मेरे, 10 kg है द्रव्यमान, तो यहां भी 10 kg होगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर भार यहां पर 60 न्यूटन है, तो यहां पर mg 60 न्यूटन है, तो यहां mg/6 हो जाएगा, 60/6 यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान यहां 10 kg, तो यहां भी 10 kg, लेकिन भार अगर यहां 60 न्यूटन है, तो यहां कितना न्यूटन होगा? 10 न्यूटन होगा। छठा भाग, इसका छठा भाग यहां, इसका 6 गुना यहां। आज की कार्रवाई आपकी यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, फिर अपने नियमित समय पर, और दोस्त कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में लाते रहें और डेली आपकी सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और खूब मन लगा के आप ऐसे ही पढ़िए, क्योंकि बार बार हम कहते हैं दोस्त मेरे, किसी से भी पूछ लो अपने समाज में जाके कि किससे हमारा जीवन बदलेगा, तो कहेगा पढ़ने से बदलेगा। अब देख लो तुमको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, किसी से भी पूछ लो दोस्त मेरे। Thank you very much.